नमस्कार साथियों। हमने पिछले अध्यायों में मेवाड़ का इतिहास पढ़ा और अब हम मेवाड़ के इतिहास के आगे चित्तौड़गढ़ और कोमलगढ़ दुर्गों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में मेवाड़ की चित्रकला का, क्योंकि हाल ही में हमने इतिहास पढ़ा है तो इनको समझने में आसानी रहेगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रमुख जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेडच नदियों के संगम स्थल के पास मेषा का जो पठार है उस पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 1850 फीट है। इस दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद या राजा चित्रंग, इसे चित्रंगी कहते हैं, और चित्रांगद इसने करवाया था और इसे चित्रकोट कहते थे। चित्रकोट से बाद में इसे चित्रकूट कहा जाने लगा और फिर आगे चल के अपभ्रंश में ये चित्तौड़ कहा जाने लगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो प्रसिद्ध गिरि दुर्ग है। ये 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इस तरह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये दुर्ग है वो दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते पर स्थित था, इसलिए इसका सामरिक महत्व था। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बप्पा रावल ने, अंतिम जो शासक था मौर्य शासक मान मौर्य, उसको पराजित करके और इस दुर्ग पर अधिकार बप्पा रावल ने कर लिया था। फिर गुइल वंश के शासकों का इस पर अधिकार रहा और तब बाद परमार वंश के शासक मुंज ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर ये काफी समय तक परमार शासकों के स्वामित्व अधीन रहा और परमार शासकों से बाद में इस दुर्ग पर गुजरात के जो सोलंकी शासक थे उन्होंने अधिकार कर लिया। तब से लेकर ये काफी समय तक सोलंकी शासकों का अधीन रहा। जो पाटन, जो इसका पहला पाटन पोल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो पहली पोल है, जो पहला गेट है, पहला प्रवेश द्वार जो है पाटन पोल, वो सोलंकी शासकों के समय ही बनाया गया, क्योंकि सोलंकियों की राजधानी पाटन थी और इस पोल से पाटन की तरफ रास्ता जाता था, इसलिए इस पोल का नाम पाटन पोल रखा गया था। ये सोलंकी शासकों द्वारा ही निर्मित है। तो सोलंकी शासकों से बाद में इस पर पुनः गुइल वंश के सामंत सिंह शासक थे, उन्होंने अधिकार कर लिया था। उसके बाद में ये चौहानों के शासनाधीन भी रहा और इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में जो भूताला का युद्ध हुआ था, हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा, जिसमें इल्तुतमिश है वो नागदा पर अधिकार करना चाहता था और इस वजह से भूताला का युद्ध हुआ। हालांकि जेतर सिंह गोइल वंश के शासक थे, वो भूताला के युद्ध में विजयी हुए, उन्होंने इल्तुतमिश को पराजित कर दिया, परंतु भूताला के युद्ध में नागदा जो था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। गोइल वंश की पहली राजधानी था नागदा, ये आपको ध्यान ही होगा। तो जब पूरी तरह से नागदा नष्ट हो गया तो उसके बाद में आहड़ राजधानी बनाई गई। आहड़ है वो गोइल वंश की दूसरी राजधानी थी और उसके बाद में जेतर सिंह ने परमारों से इस दुर्ग को छीन के चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। तब से लेकर उदयपुर की स्थापना तक महाराणा उदय सिंह ने जब उदयपुर की 1559 में स्थापना की, तब तक चित्तौड़ जो है वो कुइल वंश की राजधानी रहा। इस दौरान इस दुर्ग में 3 प्रसिद्ध साके भी हुए। साका उसे कहा जाता है कि जब वीर लड़ते हैं, वीर केसरिया करते हैं और महिलाएं जब जौहर कर लेती हैं तो उन्हें साका कहा जाता है राजस्थान के इतिहास में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में
तीन प्रमुख साके हुए हैं, तीन प्रमुख साके हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला जो साका हुआ था जो 1303 ईस्वी में हुआ था, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण का प्रमुख कारण तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व था, क्योंकि यह गुजरात और मालवा जाने वाले रास्ते पर स्थित था। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने जो 1483 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य लिखा, जो सूफी काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण महाकाव्य है, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का जो कारण है वो रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी महारानी पद्मावती को प्राप्त करना बताते हैं। परंतु मूल रूप से इनका जो कारण था अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण का, वो था चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा की नीति। तब चित्तौड़ पर जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तब रावल वंश के अंतिम शासक रतन सिंह चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। तब रावल रतन सिंह ने अपने सेनापतियों गोरा और बादल के साथ केसरिया किया, वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने दुर्ग की ललनाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़ का पहला साका कहलाता है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो शासन है वो अपने पुत्र खिज खां को सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम खिजाबाद रख दिया। धाईबी पीर की दरगाह से जो फारसी अभिलेख मिला है, हमने पढ़ा पहले, उसमें चित्तौड़ का नाम खिजाबाद अंकित मिलता है। खिज खां ने काफी समय तक चित्तौड़ का प्रशासन है वो संभाला। फिर उन्होंने चित्तौड़ का प्रशासक है वो जालोर के सोनगरा चौहान कांदड़ देव का भाई जो मुचाला मालदेव था, उसको उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया और खिज खां वापिस दिल्ली चला गया। उसके बाद में राणा हमीर ने, जो राणा वंश का पहला शासक था, गोइल वंश में राणा साका और रावल साका हम पहले पढ़ चुके, तो राणा वंश के पहले शासक थे राणा हमीर, जो सिसोदिया के जागीरदार भी थे, इसलिए सिसोदिया लगाते थे अपने नाम के आगे। तो राणा हमीर के बाद में जितने भी मेवाड़ के महाराणा शासक हुए वो अपने नाम के आगे राणा और महाराणा लगाने लगे, क्योंकि राणा साका से संबंधित थे और सिसोदिया के जागीरदार होने के कारण सिसोदिया भी लगाने लगे। तो राणा हमीर ने उन विषम परिस्थितियों में भी चित्तौड़ पर पुनः गोइल वंश की पताका लहराई, इसलिए उसे विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी जाती है। विषम घाटी पंचानन कहा जाता है राणा हमीर को। तो राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पुनः अधिकार गोइल वंश का कर दिया। उसके बाद में महाराणा कुंभा के काल में, क्योंकि कुंभा का काल जो है वो मेवाड़ स्थापत्य का स्वर्ण युग है। महाराणा कुंभा ने, आपको पता ही है, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। उस दुर्गों का उन्होंने पुनः निर्माण करवाया। तो महाराणा कुंभा का जो काल है स्थापत्य का वो चित्तौड़गढ़ के लिए स्वर्ण काल है और इसमें समय में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया, लक्ष्मीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, रामकुंड इत्यादि बनवाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ की अव्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि चित्तौड़ में उस समय राणा सांगा की मृत्यु के बाद में उनकी महारानी कर्मावती वो अपने पुत्र विक्रमादित्य की संरक्षक के रूप में शासन संभाल रही थी। तो अव्यवस्थाएं व्याप्त हो गई थी।
तो इन अव्यवस्थाओं का फायदा उठा के बहादुर शाह, गुजरात का जो शासक था, उन्होंने 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आपको पता है कि महारानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी सहायता के लिए, परंतु हुमायूं है वो उचित समय पे फैसला नहीं ले सका और सही समय पे राजपूतों की मदद के लिए चित्तौड़ नहीं आया। इस वजह से है वो राजपूतों का जो सहयोग जिन्हें हुमायूं को मिल सकता था वो प्राप्त नहीं कर सका और फिर हुमायूं को भी भारत छोड़ना पड़ा, ईरान की तरफ भागना पड़ा था। शेरशाह ने उसका लगातार पीछा किया था, आपको ध्यान ही है इतिहास में। तो इस वजह से हुमायूं का जब सहयोग राजपूतों को नहीं मिला, तब रानी कर्मावती ने अपने जो दोनों पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, नाबालिग थे, दोनों को अपने मायके बूंदी भेज दिया उन्होंने, और चित्तौड़ की जो सेना है उनका नेतृत्व है रावत बाघ सिंह को सौंप दिया, रावत बाघ सिंह को सौंप दिया। और चित्तौड़ की सेना ने रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया। रावत बाघ सिंह है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तब महारानी कर्मावती ने दुर्ग की ललनाओं के साथ जोहर किया। ये चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। इसमें केसरिया है वो बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने किया, क्योंकि मेवाड़ का उस समय शासक कोई नहीं था, केवल संरक्षक के रूप में रानी कर्मावती है वो शासन संभाल रही थी। इसलिए बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, लेकिन जोहर है वो महारानी के नेतृत्व में हुआ, महारानी कर्मावती के नेतृत्व में। ये चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। उसके बाद में चित्तौड़ का जो तीसरा साका है वो 1567 ईस्वी में हुआ, जब अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ के शासक उदय सिंह थे, परंतु उदय सिंह को सामंतों ने, सरदारों ने सलाह मशवरा करके सलाह दी कि आपको गिरवा की पहाड़ियों की तरफ चला जाना चाहिए। तो उदय सिंह है वह चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा का भार जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों की तरफ चला गया। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको घेर लिया, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की एक जो महत्वपूर्ण कमी यह है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मैदान में पहाड़ी पर है, इसलिए जब भी कोई आक्रमण करता तो उसको चारों तरफ से घेर लेता था। और जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्न आदि की कमी हो जाती तो दुर्ग के अंदर के योद्धा है वो गेट खोलते शत्रु सेना पर टूट पड़ते थे, क्योंकि लंबा घेरा चलने से खाद्यान्न की कमी होना स्वाभाविक है। इस वजह से ये चित्तौड़ की बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि ये मैदान, चारों तरफ इसके मैदान था और इस बीच में पहाड़ी पर स्थित होने के कारण से चारों तरफ घेरा डाल लेते थे। इसी वजह से बाद में उदय सिंह ने पहाड़ियों के बीच में उदयपुर नगर को बसाया था और उसे मेवाड़ की राजधानी बनाया था। तो 1567 में उदय सिंह थे वो पहाड़ियों में चले गए। जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया है उनको दुर्ग का बाहर है वो सौंप दिया। अकबर ने घेरा डाल दिया। रात्रि में जयमल राठौड़ है वो अकबर के घेरे के समय किले की जो दीवार थी वो टूट गई थी, उसकी मरम्मत करवा रहे थे। तब अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली उनके पैर में लगी जयमल राठौड़ के, और जयमल राठौड़ घायल हो गए। तब दूसरे दिन सुबह ही जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में मेवाड़ी योद्धाओं ने केसरिया कर दिया और शत्रु सेना पे टूट पड़े। जयमल राठौड़ चूंकि पैर में गोले लगने से घायल थे, तो अपने छोटे भाई आसकरण जी के लड़के, आस सिंह जी भी कहते हैं उन्हें, उनके लड़के कल्लाजी राठौड़, जिनको 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजते हैं, कल्लाजी राठौड़ के कंधों पे चढ़ के, क्योंकि पैर में गोले लगने से वो घायल हो गए थे जयमल राठौड़, इसलिए वो कल्लाजी ने उसको अपने कंधों पे बिठाया और दोनों हाथों में 2-2 तलवार, 4 तलवारें हो गई और उन्होंने शत्रु सेना से महान संग्राम किया।
महान वीरता का प्रदर्शन करते हुए दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। क्योंकि 2 तलवार जयमल राठौड़ के हाथ में थी और 2 कल्लाजी के हाथ में, इसलिए कल्लाजी को 4 तलवारों हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इस युद्ध में जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़, ये तीनों वीर गति को प्राप्त हुए 1567 के अकबर वाले युद्ध में। जब ये तीनों वीर गति को प्राप्त हो गए, तब पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकंवर के नेतृत्व में दुर्ग की जो ललनाएं हैं उन्होंने जोहर किया। दुर्ग की ललनाओं ने पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकंवर के नेतृत्व में जोहर किया। ये चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है। इस साके की खास बात यह थी कि इसमें केसरिया भी महाराणाओं ने नहीं किया, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में हुआ, और जोहर भी महारानी के नेतृत्व में नहीं हुआ, पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकंवर के नेतृत्व में हुआ। तो ये चित्तौड़ का एकमात्र ऐसा साका है जिसमें महाराणा या महारानी द्वारा न तो केसरिया किया गया और न जोहर किया गया। यह भी एक विशेष क्वेश्चन बनता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से 3 साका इस दुर्ग से जुड़े हुए हैं। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में कत्लेआम मचा दिया था, जिसमें करीब 30,000 स्त्री पुरुष बच्चे हैं वो मारे गए थे। ये अकबर पर कलंक है, एक धब्बा है। फिर लास्ट में एक गर्भवती स्त्री को तड़पते हुए देखकर अकबर ने कत्लेआम रुकवा दिया था। तो इस तरह से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो 3 साकों का साक्षी है। अब स्थापत्य की दृष्टि से हम देखें तो चित्तौड़गढ़ में जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया की जो वीरता है उससे अकबर है वो इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों योद्धाओं की अश्वारूढ़ पत्थर की प्रतिमाएं उन्होंने आगरा के दुर्ग पर स्थापित करवाई, जो अभी बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पे है। अब हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापत्य को देखें तो इसके जो पहला प्रवेश द्वार जो है वो मैं पहले ही बता चुका, इसका नाम पांडव पोल है, पाटन पोल कहते हैं इसे, पाटन पोल, पांडव पोल, पाटन पोल। पाटन सोलंकियों की राजधानी थी और इससे उधर पाटन की तरफ रास्ता जाता था, इसलिए पाटन पोल या फिर पांडव पोल भी लोग कहने लगे। इसका जो पांडव पोल है, यहाँ पर रावत बाघ सिंह का स्मारक है, जिसने 1534 में जब बहादुर शाह ने गुजरात के शासक ने आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किया था और वीरगति को प्राप्त की थी, उनका स्मारक बना हुआ है। दूसरा इसका जो द्वार है वो है भैरव पोल। ये भैरवदास जी थे, सोलंकियों के आक्रमण के समय ये शहीद हो गए थे, इसलिए दूसरा जो द्वार है, दूसरा प्रवेश द्वार है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भैरव पोल कहलाता है। तीसरा जो द्वार है वो है हनुमान पोल कहलाता है। इस प्रवेश द्वार के पास में ही हनुमान जी का महत्वपूर्ण मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में जो अगला जो दरवाजा है वो है गणेश पोल, जहां गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, चमत्कारी मंदिर है हनुमान जी और गणेश जी की दोनों के ही। उसके बाद में है वो जोड़ला पोल है, जोड़ला पोल, मतलब ये 2 दरवाजों को जोड़ता है, नजदीक है दोनों दरवाजे, इसलिए इस जो दरवाजे का नाम है वो जोड़ला पोल है। ये थोड़ा संकरी घाटी का है। उसके बाद में लक्ष्मण पोल आ जाता है। 7वां और अंतिम जो दरवाजा है वो राम पोल है। सूर्यवंश के जो प्रमुख शासक महाराजा राम, उनका है मंदिर है, क्योंकि मेवाड़ के जो भूल वंशी, जो राणा वंशी, सिद्धोसिया वंशी जो शासक हैं वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, इसलिए भगवान राम है उसको ये आराध्य मानते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो अंतिम जो प्रवेश द्वार है वो रामपोल है, जिनके पास में पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, जो 1567 में अकबर के आक्रमण के समय लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद में उत्तर दक्षिण की तरफ छोटा एक प्रवेश द्वार है, खिड़की सी है, जगह लाखोटिया बारी कहते हैं। यह आपातकालीन
जो रास्ता है वो कहा जा सकता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, कि इसके पास से निकाल हो सकता था। तो इसे लाखोटिया बारी कहते हैं। छोटे दरवाजे अपन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, बारी कहते हैं। तो ये लाखोटिया बारी है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था 1440 ईस्वी में। ये विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है और इसमें हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां हैं, इसलिए इसे पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में 9 कोठा मकान, नवलखा भंडार, संभवतः यह खजाना या तोपखाना था, एक लघु दुर्ग के रूप में विद्यमान है। खजाना या तोपखाना, 9 कोठा मकान इसे कहते हैं। यह संभवतः या तो खजाना था या तोपखाना था। यह एक लघु दुर्ग के रूप में आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विद्यमान है, जो राणा बनवीर ने भीतरी किला बनाने के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया था। ये एक भीतरी किला ही मानिए। किले के भीतर विष्णु के 12 अवतार में कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, चंदेश्वर मंदिर, मीरा का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, यह मंदिर अद्भुत है, इस वजह से इसे अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। इसकी जो मूर्ति है वो बिल्कुल अद्भुत तरीके से ही बनी हुई है। कुकड़ेश्वर महादेव की जो कथा है वो पांडवों से जोड़ते हैं कि एक मान्यता है, जनश्रुति बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस पहले यहाँ पर 2 ऋषि थे, उनके पास पत्थर था। तो बताते हैं कि भीम ने उनको कहा, वो खजाने तलाश में निकला हुआ था भीम, तो उन्होंने कहा पास पत्थर दीजिए। तो वो जान गए कि यार ये तो पांडु पुत्र हैं, चमत्कारी हैं पांडु पांचू। तो उन्होंने कहा कि आप रात्रि में यहाँ एक दुर्ग का निर्माण कर दीजिए सवेरे तक, और जब आप दुर्ग का निर्माण कर दोगे तो हम आपको ये पास पत्थर दे देंगे। दोनों ऋषियों ने उनको कह दिया। तो पांडु पांचू को बताते हैं चमत्कारी तो थे ही, उन्होंने पूरी रात में देवीय सहयोग से वो दुर्ग का निर्माण लगभग कर दिया। सुबह 4 बज गए, तब ऋषियों ने देखा यार ये सुबह होते होते तो इस दुर्ग का पूरा निर्माण कर देंगे, इनको पारस पत्थर देना पड़ेगा। तो एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को कहा कि आप मुर्गा बन जाते और फूंक मारिए, मुर्गे की आवाज बांग लगाइए, ताकि ये दिन उगने का समझ के और इस दुर्ग का यहीं छोड़ दे, ताकि ये पूरा नहीं बने, अन्यथा अपने को पास पत्थर देना पड़ेगा। तब दूसरे ऋषि है वो मुर्गा बन के बांग लगाई, कुकड़ा, मुर्गे को क्या कहते हैं, कुकड़ा। तो उसके याद में कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। वो बताते हैं कि उसने कुकड़े मुर्गे के रूप में बांग लगाई, तो पांडवों ने दिन उगने को सोच के उस दुर्ग का निर्माण है बताते हैं वहीं छोड़ दिया, और इस वजह से ऋषियों को पास पत्थर नहीं देना पड़ा। ये एक जनश्रुति है, कुकड़ेश्वर महादेव से जुड़ी हुई, इसलिए बताती। अमूमन जो हमने इतिहास पढ़ा कि चित्रांग मौर्य ने उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। तो ये था कुकड़ेश्वर महादेव के बारे में जो जनश्रुति। अद्भुत जी का मंदिर भी वहां है। एक 7 मंजिला जैन स्तंभ है जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये जो कीर्ति स्तंभ है उसको बघेरवाल जैन जीजा द्वारा 11वीं-12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था, कीर्ति स्तंभ का। इस कीर्ति स्तंभ पर आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ये कीर्ति स्तंभ है उसके जो ऊपरी जो छतरी थी वो टूट गई थी, जिसका निर्माण बाद में महाराणा फतेह सिंह ने पुनः निर्माण उसका करवाया था। इसके अलावा किले के प्रमुख तालाबों में हम बात करें तो कुंभ सागर तालाब, गोमुख नामक झरना, हाथीकुंड तालाब, भीमलत तालाब। ये कहते हैं कि भीम ने अपने पैर की मारी थी, उस वजह से ये तालाब बन गया था, ऐसा बताते हैं। झालीबाव तालाब, हालरा तालाब, ये जल के हैं वो प्रमुख स्रोत हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसके अलावा चित्रांग तालाब है वो भी महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस तरह से चित्तौड़गढ़ को पहले चित्रकूट कहा जाता था। हमने पढ़ा अभी कि स्वरूप सिंह ने जो स्वरूपशाही सिक्के चलाए थे, तो उसकी एक तरफ चित्रकूट उदयपुर नाम लिखा है और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन नाम लिखा हुआ है। ये चित्रकूट नाम इसी वजह से आया है। चित्रांगन मौर्य ने बनाया, चित्रकूट रखा, फिर चित्रकूट कहा जाने लगा और फिर चित्तौड़ के रूप में अस्तित्व में आया। ये राजस्थान का लिविंग कोर्ट सबसे बड़ा है, ये अध्ययन कर चुके। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसको यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें 21 जून
2013 को हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान के अंतर्गत विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से ये था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब हम अगले कुंभलगढ़ दुर्ग का अध्ययन करेंगे अगले अध्याय में।